नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का हाईकमान का फैसला मेरे लिए एक बॉम्बशेल जैसा था। ये बयान हरियाणा के पूर्व यहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज के थे, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री की ताजपोशी नायब सिंह सैनी के चेहरे के तौर पर कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को ये उम्मीद रहती है कि यदि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे तो और किसी दिग्गज चेहरे को यहाँ पर इस भूमिका में यहाँ पर उतारा जाएगा। लेकिन आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी करके बीजेपी हाईकमान ने सबको चौंका दिया। लेकिन हाल ही में हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। वो 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में तमाम 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उलटफेर करते हुए कांग्रेस ने बड़ा यहां पर कहीं ना कहीं कारनामा करके दिखाया और लगभग आधे हरियाणा पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अनिल विज को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या सियासी मायने निकाले जाएं? क्या अनिल विज को खुश करने के लिए यहां पर बीजेपी हाईकमान कोई बड़े फैसले लेने वाला है? क्या बीजेपी हाईकमान यहां अनिल विज की नाराजगी से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार देखा जाए तो किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, अनिल विज को दिल्ली बुलाना बीजेपी हाईकमान की तरफ से, जेपी नड्डा अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात, किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, वाकई में एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अनिल विज की नाराजगी लगातार ही पार्टी आलाकमान से चल रही है। और खासतौर पर एक और चीज़ मुझे लगता है दिनेश यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है कि मनोहर लाल खट्टर पर अगर आप गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री पद से हटाकर आलाकमान ने उन्हें करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया और तुरंत उन्हें कैबिनेट में जगह दे दी सरकार गठन के दौरान। इस लिहाज से देखा जाए तो अनिल विज के पास अब कुछ भी नहीं है, ना ही राज्य सरकार में कोई पद उनके पास है और ना ही केंद्र सरकार में कोई पद उनके पास है। ऐसे में इस साल देखिए लोकसभा चुनावों में 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हो चुका है। अब सत्ता बचाने की बारी प्रदेश में है। 40 सीटें 2019 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में जीती थी, लेकिन अब 40 से बढ़कर बीजेपी चाहेगी कि 55-60 सीटें जीते, पूर्ण बहुमत हासिल करे। लेकिन उस पूर्ण बहुमत में अनिल विज जैसे दिग्गज और पार्टी के बड़े नेताओं की नाराजगी हरियाणा जैसे प्रदेश में उस पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा उनको मनाने के लिए कहीं ना कहीं अनिल विज को लेकर के भविष्य में जो कुछ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विचार बनाया है, लगता है कि उसको ही कहीं ना कहीं अनिल विज के सामने रखने वाली है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान है। जगत प्रकाश नड्डा के साथ मीटिंग है दिल्ली में और कहीं ना कहीं उसी ही के मद्देनजर मीटिंग यहाँ मुझे लगता है मानी जा रही है। तो क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी जो की गई थी वो एक रबर स्टैम्प सीएम के तौर पर यहाँ पर हरियाणा में साबित हो रहे हैं? देखिए दिनेश, अगर हम उस वक्त की बात करें, मार्च का वो महीना था, 11-12 तारीख मुझे यहाँ जहन में आती है जब यहाँ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब यहाँ नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आलाकमान की तरफ से उन्हें लेकर के जो आगे कदम उठाए गए उसके आधार पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि केवल रबर स्टैम्प सीएम यहाँ पर है। उनके कहीं ना कहीं भविष्य के लिए नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने बनाया है यहाँ पर। और देखिए, बीजेपी को लेकर के हमेशा ये बात कही जाती है कि भविष्य को बहुत ध्यान में रख करके वो फैसला लेती है। इस लिहाज से देखा जाए तो 62 साल के शिवराज सिंह चौहान 2023 में फिर से मुख्यमंत्री बनने चाहिए थे, लेकिन 62 साल को देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं समझा कि उम्र ज्यादा है। अब यहाँ पर एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसके दम पर मध्य प्रदेश में 2028 और 2033 भी लड़ा जा सके, और यही कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को लेकर लगता है। और यही कारण है कि नायब सिंह सैनी के साथ इस बार वो उनका चेहरा बनाकर शायद चुनाव भी लड़े। बिल्कुल, यहाँ पर अनिल विज को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे न्यूज रूम के साथी कह रहे हैं कि शायद उनको चेहरा बना करके चुनाव लड़ा जाए। अमन जी, क्या ऐसी ही परिस्थिति हो सकती है जिस तरीके से उनको दिल्ली हाईकमान ने तलब किया है? जी देखिए, अनिल विज को लेकर वाकई में आपने सही कहा कि एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनते बनते वो रह गए, जाहिर बात है कि हो सकता है कि पूर्णकालिक जो कह सकते हैं समय, उसके लिए उनको हो सकता है कि उस चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। क्योंकि ये सब मानकर चल रहे थे कि जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये सोचकर बनाया गया है कि चलिए 4-5 महीने का वक्त निकल जाने दीजिए, उसके बाद फिर कोई बड़े चेहरे पर दाव लगाया जाए। क्योंकि अनिल विज के मुकाबले नायब सिंह सैनी की कह सकते हैं उतनी ना तो अनुभव है, ना उतना कोई बहुत बड़ा जन आधार है। तो ऐसे में अनिल विज के साथ में बीजेपी का आना ये बताता है कहीं ना कहीं कि हरियाणा के अंदर जिस तरह 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, तो ऐसे में उनको अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर सत्ता उनके हाथ से जाती है तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए, बीजेपी जो दिल्ली से सटा हुआ राज्य हरियाणा में लगातार 10 साल से काबिज थी, उसके पास जो सियासी जमीन मजबूत थी वो उसके पास से खिसकने वाली है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ सकती है।
बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में यहाँ पर नजर आ सकती है। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे, किस तरीके से देखती हैं नाजमीन यहाँ पर अनिल विज को बुलाया जाना? क्या अब नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे जिस तरीके से उनकी मुलाकात यहाँ पर जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई है? देखिए बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर अब तक कहा जाता रहा है कि अनिल विज की नाराजगी नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद से देखने को मिली है कि वो लगातार यहाँ पर एनडीए की मीटिंग से भी दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तमाम उन मीटिंगों से दूर रहते हैं जहाँ पर नायब सिंह सैनी या तो कोई फैसला लेते हुए नजर आ रहे थे, या तो देखा जाए जब उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया जा रहा था। यहाँ पर अनिल विज की नाराजगी तो साफ तौर पर देखने को मिलती है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही देखा जाएगा कि अंबाला विधानसभा सीट से क्या फिर से दोबारा अनिल विज को मौका भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आई है। हिसार की बात करें जहां पर जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला की हार होती हुई दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी की जीत यहां पर नजर आती है, तो ऐसे में अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा जाता है कि कुछ तो ऐसी कमियां हैं कि हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जनता से जुड़ नहीं पाए। यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, वो खुद कहते हैं कि अमित शाह उनके घर पर आए थे। यहाँ पर अमित शाह किसी के घर पर ऐसे नहीं जाते हैं, यहाँ पर कोई तो मौका था, यानी कि मुझे एक बड़ा मंत्रालय मिलता हुआ नजर आता। जब रणजीत सिंह चौटाला ये बातें कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं कि पार्टियों में कमी है, अनिल विज यहाँ पर अनन्य भक्त अपने आप को बताते हुए नजर आते हैं, उसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाए। बिल्कुल, लेकिन दुष्यंत चौटाला को जिस तरीके से झटका लगा है, 10 विधायक जरूर उनके पास हैं, लोकसभा में जो है प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है उनकी पार्टी का, तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को लेकर के किस तरीके से बीजेपी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि जाट वोट बैंक का जुड़ाव कहीं ना कहीं उनके साथ भी है। देखिए, अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जहाँ 10 विधायकों का समर्थन वो बताते हैं और ये कहते हैं कि इन्हीं 10 विधायकों का समर्थन लेकर हम कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई अल्पमत में है तो हम समर्थन कांग्रेस को देंगे, और वहीं निर्दलीय 3 विधायकों ने समर्थन दिया है। लेकिन देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी के ही 2 विधायक कभी मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में नजर आते हैं, कभी ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस्तीफे की मांग पहले से ही ये विधायक कर चुके हैं कि हम इस्तीफा देते हुए पार्टी से नजर आएंगे। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि खरीद फरोख्त को रोकने के लिए विधायकों की यहाँ पर विधानसभा भंग कर दी जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही अल्पमत में, तो पूरी स्थिति, पूरे माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है कि जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सहयोग देती हुई नजर आ रही है, सहयोग देने से पहले उनके विधायक ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएं ताकि बहुमत साबित होता हुआ नजर आए। अब जैसे 43 विधायकों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, मात्र 1 विधायक की जरूरत होगी, और वैसे ही जननायक जनता पार्टी यहाँ पर देखी जाए तो वो अपनी स्थिति को समझने में काफी समय लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन बाद में देते हुए नजर आएंगे, अपने ही विधायकों को बचा नहीं पा रहे। अब ऐसे में अपने विधायकों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती जननायक जनता पार्टी के ऊपर देखी जाती है। 17% वोट बैंक पर दुष्यंत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मजबूरी को समझते हुए 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ाने के लिए यहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। वही दुष्यंत चौटाला जो 4.5 साल तक हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए नजर आते हैं, अब किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर नायब सिंह सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कहना है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की चाबी कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की जेब में रहने वाली है, और हमारी चाबी से, यानी कि जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही हरियाणा विधानसभा का ताला खुलने वाला है। देखना ही होगा कि एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी, तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। देखना ही होगा कि क्या कुछ खेल होता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।